गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन चालू करने वाले हैं अपने केस सिनेरियो नंबर 22। केस सिनेरियो नंबर अपन 22 का अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरी बात समझना। एक मिस्टर अमिनेश करके आदमी है जो इंडियन सिटीजन है। मिस्टर अमिनेश करके आदमी जो क्या है, इंडियन सिटीजन है, जिसका एज है 61 ईयर्स। ठीक है। हैज सेटअप हैज बिजनेस इन कनाडा। उसका बिजनेस क्या है, सेटअप कहाँ पे उसने किया है, कनाडा में उसने बिजनेस सेटअप किया है। एंड रिजाइडिंग इन कनाडा सिंस 2011। 2011 से वो कनाडा में ही रहता है। ठीक है। ही ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, हाफ ऑफ विच इज यूज बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस एंड हाफ इज गिवन ऑन रेंट। उस मतलब जो उसका घर है कनाडा में, उसने आधे घर में तो वो खुद रहता है, आधा घर उसने किराए पे दे रखा है। उसका उसको 12 लाख रुपए का रेंट आता है। ठीक है। ही परचेज्ड ए फ्लैट इन दिल्ली। उसने दिल्ली में एक फ्लैट परचेज किया ऑन 30 अक्टूबर 2021 फॉर रुपीज 42 लाख रुपीज। उसने 42 लाख रुपए में एक दिल्ली में फ्लैट परचेज किया। उसका स्टैम्प वैल्यू कितना 35 लाख रुपीज है। ही हैज टेकन ए लोन फ्रॉम कैनेडा बैंक। उसने कैनेडा बैंक से एक लोन लिया है 34 लाख रुपए का इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन सच लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 वॉज 3,14,000। जो इसका लोन था उस पर इंटरेस्ट कितना आया फाइनेंशियल 24-25 में, 3,14,000। उसने प्रिंसिपल जो रिपेमेंट किया है इस साल में वो क्या, 80,000 रुपीज। मिस्टर अमिनेश हैज गिवन द फ्लैट ऑन मंथली रेंट ऑफ रुपीज 32,500 सिंस अप्रैल 2024। अप्रैल 24 से उसने क्या किया ना, उस घर को रेंट पे दे दिया है 32,500 रुपए पर मंथ के रेंट से। ठीक है। द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ दिल्ली फ्लैट इज 40,000 विच इज पेड बाय मिस्टर अमिनेश। जो म्युनिसिपल टैक्स है वो अमिनेश खुद पे करता है 40,000 रुपए का पर एनम का। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये ओनर ने पे किया है तो इसको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा म्युनिसिपल टैक्स का। चलिए, वेर एवर ही कम टू इंडिया टू मीट द हैज पेरेंट। अपने पेरेंट्स से जब मिलने आता है मिस्टर अमीन, मतलब वहाँ पे रहता है वो, जब अपने पेरेंट्स से मिलने आता है तो नहीं सॉरी, उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था। जब वो अपने फादर पेरेंट्स से मिलने आता था वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करके भी चला जाता है। मिस्टर अमिनेश विजिटेड इंडिया फॉर 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। 24-25 में वो कितने दिन रहता है इंडिया में, वो रहता है 124 दिन। ठीक है। बिफोर दैट ही विजिटेड इंडिया इन टोटल ऑफ 366 डेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2022 लेके 31 मार्च 2024। मतलब पिछले 4 सालों में वो 366 दिन इंडिया में रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ चेक कर सकते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। यहाँ से अपन ये चीज़ चेक कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना, सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, 182 डेज वाली, जो ये मीट नहीं करता है। क्यों नहीं करता सर, यहाँ पे लिखा है ना, आप 24-25 में ओनली 124 डेज इंडिया में थे, तो ये वाला कंडीशन ये मीट नहीं करता। सेकंड वाला कंडीशन क्या था, 60 डेज इस साल में हो और 365 डेज लास्ट 4 ईयर्स में हो। 365 डेज राइट, नहीं 4 ईयर्स नहीं, ईयर तो कोई जिंदा भी नहीं रह सकता, तो लास्ट 4 ईयर्स में। ठीक है। तो ये वाला कंडीशन शायद ये मीट करता है। कैसे मीट करता है, देखो ये पिछले 4 सालों में 366 दिन इंडिया में रहता, तो ये वाला हो गया, और ये इस साल में 124 दिन इंडिया में रहता है, तो ये वाला भी इसने मीट कर दिया। इसका मतलब रेजिडेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये अपना रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया का। इसमें अपन को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ही हैड ए हाउस इन रांची। उसका एक रांची में घर है विच वाज सोल्ड इन मई 2021। उसने मई 21 में उसको बेच दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस ही रिसीव्ड एरियर्स ऑफ रेंट। इसके रिस्पेक्ट में उसको एरियर्स ऑफ रेंट मिलता है और रुपीज 2,96,000 का उसको एरियर्स ऑफ रेंट मिलता है इन फेब 2025। अब मेरी बात समझना, उसने क्या किया, घर पुराना पहले ही बेच दिया था, उसका रेंट उसको अभी मिला है 2,96,000 रुपए का। तो पता है जब मिलता है तभी टैक्सेबल होता है एरियर्स ऑफ रेंट, तो ये इस साल में इसका टैक्सेबल हो जाएगा 2,96,000। 2,96,000 इसका टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें से इसको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, इसका इसके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, he also derived some other income during the previous year during the financial year 24-25 which are as follows। वो दूसरी इनकम भी कमाता है, वो ये वाली है। देखो कौन कौन सी वाली इनकम है। पहला, वो प्रॉफिट कमाता है बिजनेस कनाडा में, जो उसका बिजनेस है वहां से वो प्रॉफिट कमाता है 2,75,000 का। दूसरा, वो इंटरेस्ट कमाता है ऑन बॉन्ड ऑफ ए कैनेडियन कंपनी 6,20,000 उसने। ये देखो, ये मेरी बात समझना, ये क्या कहता है, 2011 से कनाडा में रह रहा है, तो अपन मान के चलेंगे जो अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, सिर्फ ये इसी टाइम इंडिया में आया था, इसके पहले वो इंडिया में नहीं था। तो बताइए वो दूसरी वाली कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता। ओ आर अनवार वाली कौन सी वाली, पिछले 2 सालों में रेजिडेंट होना चाहिए, और एंड सेकंड क्या था, वो पिछले 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में होना चाहिए। तो पिछले 7 सालों में अगर और जोड़े तो अभी 366 दिन इंडिया में था ना, ये क्या बन जाएगा, ये अपना आर एन ओ आर है। राइट, आर अनुवार की कौन सी वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, ओनली वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है जो इंडिया में रिसीव्ड हुई है या एक्रू अराइज इन इंडिया हुई है, वो वाली टैक्सेबल होगी। तो ये वाला इनकम इसका इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। सेकंड, जो
बॉन्ड है कैनेडियन कंपनी के, उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिला है उसमें से 50% उसको इंडिया में रिसीव्ड हुआ, तो मतलब जो इंडिया में रिसीव्ड होगा इंडिया में टैक्सेबल होगा। तो इंडिया में कितना टैक्सेबल होगा ना अपना, इंडिया में इसमें से टैक्सेबल होने वाला है ओनली 3,10,000, क्योंकि 50% अपने को इंडिया में मिला है, ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी वाला इंडिया में टैक्सेबल इसका नहीं होगा। इनकम फ्रॉम एप्पल ओरिजिड इन नेपाल गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट एंड द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फीस ऑफ रुपीज 5 लाख रुपीज, ईयरली उसको 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का फीस मिलता है, ईयरली उसको 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फीस मिलता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। ही वाज रिसीव्ड बाय अनिमेनेश इन नेपाल, उसको नेपाल में मिलता है वो पैसा, इसका मतलब इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए, मिस्टर अमिनेश हैज सोल्ड 10,000 लिस्टेड शेयर्स ऑफ एट द रेट 480 रुपीज पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड, वो ए लिमिटेड का शेयर बेचता है इस साल में 10,480 रुपये पर शेयर के भाव में, एंड इंडियन जो एक इंडियन कंपनी है। ऑन 15 मई 2024, 15 मई 2024 को, विच ही एक्वायर्ड ऑन 5 अप्रैल 2017, 15 मई 2024 को वो शेयर्स को बेच देता है। और जो उसने कब खरीदे थे, उसने खरीदे थे 5 अप्रैल 2017 को उसने वो शेयर्स खरीदे थे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर शेयर, ठीक है, 100 रुपये में पर शेयर उसने 5 अप्रैल 2017 को इसने शेयर खरीदे थे। पता है आपने ये 31 जनवरी से पहले खरीदे हैं शेयर, इसने शेयर कब खरीदे हैं, 31 जन 2018 से पहले खरीदे हैं। तो पता है अपन 31 जन 2018 को क्या करेंगे, उस दिन का जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस होगा ना, जो हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो वाला हाईएस्ट जो प्राइस होगा उस दिन जो ट्रेड हुआ है, और इसने कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में से जो हायर होगा ना उसको अपन क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। सर ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसके बाद से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है शेयर्स के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था 31 जनवरी को, अपन देख लेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपने पास 100 रुपये है ही है, ठीक है। और इस पर उसने एसटीटी वगैरह भी पे कर दिया है, ये लिखा हुआ है। ऑन 31 जन 2018 द शेयर ऑफ ए लिमिटेड वर्स ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज अंडर, उसका इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हाईएस्ट प्राइस कितना है 300 रुपये, एवरेज प्राइस 290 रुपये, लोवेस्ट प्राइस 280 रुपये, तो अपन को हाईएस्ट प्राइस लेना है, राइट। तो यहाँ पे अपन 300 रुपये ले लेंगे, यहाँ पे 300 अपन ले लेंगे, यहाँ पे 300 और 100 रुपये, विच एवर इज हायर वाला क्या बन जाएगा अपना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा 300 रुपये। अगर अपन को कैपिटल गेन का यहाँ पे कंप्यूटेशन करना है तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को 300 रुपये मानेंगे, और अपना जो सेल प्राइस है वो 480 रुपये यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके बेस पे आपको क्या देना है, एमसीक्यूज का आंसर देना है। तो यहाँ पे अपना कैपिटल गेन कितना आएगा, देखो 10,000 शेयर उसने बेचे हैं इंटू 480 में, तो उसका टोटल कंसिडरेशन आया है उसके पास 48 लाख। इसमें से आप लेस कर दोगे, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, वो था आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 300, तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा यहाँ पे 30 लाख रुपीज़। तो अपने पास जो कैपिटल गेन आएगा वो आएगा 18 लाख रुपीज़, 18 लाख अपने पास कैपिटल गेन आने वाला है यहाँ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एमसीक्यू क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अमिनेश, मिस्टर अमिनेश का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होने वाला है यहाँ पे। अपन ने अभी देखा था आर अनुवार रहेगा, तो आर अनुवार वाला कौन सा ऑप्शन रहेगा अपना, आर अनुवार अपना बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी उसका कितना इनकम टैक्सेबल होने वाला है। पता है, एक जो अपन को एरियर्स ऑफ रेंट मिला था 296 वाला, इसमें से 30% लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। और सेकंड जो अपना दिल्ली वाला ये फ्लैट है उसका 32,500 रुपये क्या आ रहा है पर मंथ का, क्या आ रहा है अपना रेंट आ रहा है। तो 32,500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना रेंट आ रहा है इसका, इसका कितना रेंट आ रहा है, इसका कितना रेंट आ रहा है फटाफट से अपन देख लेते हैं। 32,500 मल्टीप्लाई बाई 12, 3,90,000, ठीक है। अब अपन को बाकी कोई इन्फॉर्मेशन देने का स्टैंडर्ड रेंट का या फिर फेयर रेंट वगैरह का, तो अपन मान लेंगे ये अपना जीएवी है, ठीक है। इसमें से अपन म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन ले लेंगे, वो 40,000 जो ओनर ने पे किया है, जो है ना 40,000 यहाँ पे जो ओनर ने पे किया उसका अपन डिडक्शन यहाँ ले लेंगे। तो अपने पास अब बचेगा अनेवी, वो आएगा अपना 3,50,000। इसमें से अपन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, और अपने इस साल में इंटरेस्ट कितना पे किया है 3,14,000 अपने इंटरेस्ट पे किया, वो भी अपने यहाँ डिडक्शन ले लेंगे। तो 30% लेस कर दीजिए, 3,50,000 का 30% कितना होता है, कितना होता है भाई जल्दी बताओ मेरे को। 3,50,000 का 30% होता है 1,05,000 रुपये, ठीक है। तो अपना यहाँ पे ये लेस करने के बाद फिगर बचेगा 2,45,000। इसमें से अपन इंटरेस्ट का रिडक्शन लेंगे, वो होगा 3,14,000। तो अपना हाउस प्रॉपर्टी से लॉस आएगा, कितना आएगा लॉस, 2,45,000 माइनस 3,14,000। तो अपने पास हाउस प्रॉपर्टी एड से लॉस आएगा 69,000 का अपने पास यहाँ पे लॉस आने वाला है, राइट।
तो पता है यहाँ से 69,000 का अपन को लॉस आया है, और जो 296 अपन को पैसा मिला है, जो 296 अपन को पैसा मिला है उसमें से अपन 30% लेस कर देंगे, इसमें से अपन 30% लेस कर देंगे तो अपने पास बचेगा, अपने पास बचने वाला है 1,88,300, राइट। ये अपना हाउस प्रॉपर्टी रेट से इनकम आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ये वाला लॉस अपने इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, तो अपना बचेगा इनकम एंड में 1,19,300 हाउस प्रॉपर्टी रेट का इनकम अपने पास बचने वाला है, ठीक है। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी रेट का इनकम आएगा अपने पास 1,19,000 राइट। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया कैलकुलेशन में। 1 सेकेंड, 2,07,200 माइनस कर दें, 1,38,000 आएगा। यहाँ पे अपना है 1,38,200 अपने पास हाउस प्रॉपर्टी रेट से इनकम आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। थर्ड हमसे कि व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन वुड बी अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अमिनेश इन द ट्रेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का शेयर बेचने से कितना कैपिटल गेन हुआ था, अपन यहाँ निकाला था 18 लाख रुपए, राइट। तो अपना ऑप्शन नंबर ये वाला यहाँ सही हो जाएगा। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमिनेश फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेस। मतलब नॉर्मल प्रोविजन से अगर वो टैक्स पे करता है तो उसका टोटल इनकम कितना आने वाला है, टोटल इनकम उसका कितना आने वाला है अपने यहाँ कंप्यूट कर लेते हैं। उसका टोटल इनकम आएगा यहाँ पे, एक तो हाउस प्रॉपर्टी रेट वाला इनकम आएगा 1,38,200 वाला, एक उसका कैपिटल गेन आएगा 18 लाख रुपए वाला, और फिर उसका इनकम आएगा ये कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है ना, ये इसका 50% अपना इनकम आएगा 3,10,000 रुपये वाला, राइट। तो अपना टोटल इनकम कितना हो जाएगा, कंप्यूट करके बताओ मेरे को फटाफट, इसको टोटल करके बताओ मेरे को। अपना इनकम आएगा 1,38,200 प्लस 18 लाख प्लस 3,10,000, तो अपने पास आएगा 22,48,200। इसमें से अपन ATC का डिडक्शन लेस कर देंगे। सर ATC का डिडक्शन कहाँ मिलेगा, अपन ने पता है प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है हाउसिंग लोन का, उसका अपन को ATC का डिडक्शन मिलता है। कितना पे किया अपन ने उसका रिपेमेंट किया है, यहाँ पे अपन ने उसका रिपेमेंट किया था, ये रहा 80,000 में उसका रिपेमेंट किया था। तो 80,000 को यहाँ पे डिडक्शन अपन ले लेंगे। 80,000 का डिडक्शन मिलने के बाद अपने पास टोटल इनकम रहने वाला है, अपने पास टोटल इनकम यहाँ पे रहने वाला है, ये रहेगा अपने पास, माइनस करेंगे 80,000, तो अपने पास टोटल इनकम आएगा यहाँ पे 21,68,200, राइट। ये अपना आ जाएगा टोटल इनकम। तो ये कहाँ दिख रहा है अपन को आंसर में, ये दिख रहा है अपन को यहाँ पर, इसको अपन टिक कर देंगे, ठीक है। व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी, अपना टैक्स का लाइबिलिटी कितना आएगा पता है, अपन को मिनिमम टैक्स पे करना है, तो अपन को दोनों रीजन से अपन को टैक्स निकालना पड़ेगा, अपन को दोनों रीजन से टैक्स निकालना पड़ेगा, 115 BSC से भी टैक्स निकालना पड़ेगा और नॉर्मल वाले से भी उनको टैक्स निकालना पड़ेगा। चलो अपन निकालते हैं, टैक्स कंप्यूट करते हैं, 115 BSC से कंप्यूट करेंगे और अपन नॉर्मल वाले से अपन टैक्स कंप्यूट करने वाले हैं, ठीक है। 115 BSC से अपन टैक्स कंप्यूट, अपना इनकम कितना है, अपना इनकम है यहाँ पे 21,68,200, ये अपना नॉर्मल प्रोविजन से आया था 21,68,200, और अपना 115 BSC से कितना आएगा पता है, आपको डिडक्शन नहीं मिलता है 115 BSC के केस में, तो आपका इनकम ये वाला रहने वाला है 22,48,200। तो इस पर अपन टैक्स निकालेंगे, इस पर अपन क्या करने वाले हैं, टैक्स निकालने वाले। अब मेरी बात समझना, मैंने जब आपको सेक्शन पढ़ाए थे, जब मैंने आपको ये रेट वाला पढ़ाया था, तब मैंने क्या बोला था, अगर कोई स्पेशल रेट्स का इनकम हो तो स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगा। तो सर स्पेशल रेट्स वाला कौन सा इनकम अपना, जो अपने कैपिटल गेन है ना शेयर बेचने से, तो पता है सर 112A लगता है, और 112A में किस रेट से टैक्सेबल होगा, 112A में अपना इनकम टैक्सेबल होने वाला है, किस रेट से टैक्सेबल होने वाला है, अपना 112A में इनकम टैक्सेबल होने वाला है यहाँ पे, अगर वो 23 जुलाई से पहले है तो अपना 10% के रेट से टैक्सेबल होगा, अगर गेन अपन को 23 जुलाई के बाद में हुआ तो अपना 12.5% के रेट से टैक्सेबल होने वाला है। तो ये गेन कब हुआ अपन को देखते हैं, ये अपन को गेन हुआ है 15 मई 2024, 15 मई 2024 को अपन को ये गेन हुआ है, तो अपन का 10% के रेट पे टैक्स लगने वाला है इसके ऊपर। तो अपना इनकम कितना था यहाँ से 18 लाख रुपए का, राइट। तो इसमें से 18 लाख अपना 112A वाला था, तो 18 लाख
इसमें से पता है 112A लगता है तो आपको 1,25,000 तक के गेन पे आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं, उससे ऊपर वाले गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अपन लेस कर देंगे 1,25,000। अब जो बचेगा उस पर अपन 10% टैक्स लगा देंगे। कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट से बताओ। 18 लाख माइनस 1,25,000, इस पे अपन 10% का टैक्स लगा देंगे। 1,67,500, राइट। अब जो रिमेनिंग इनकम बच गया है अपना, रिमेनिंग कितना बच गया, 22,48,200 माइनस 18 लाख रुपीज। अपना रिमेनिंग इनकम बचता है 4,48,200। इस पे अपना स्लैब रेट से टैक्स लग जाएगा और 1 BAC तो अपना 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% टैक्स लगने वाला है। तो इसका मतलब 1,48,200 यानी 3 लाख से ऊपर वाला इनकम, उस पर अपना 5% टैक्स लग जाएगा। तो 5% टैक्स कितना आने वाला है, निकल के बताओ मेरे को फटाफट से। 1,48,200 पे 5% कितना आएगा, यह आएगा अपना 7,410। तो अपना टोटल टैक्स यहाँ पे आने वाला है, यहाँ टोटल टैक्स अपना आने वाला है, ये आएगा 1,74,910, 1,74,910, राइट। इस पे अपन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे। लगा दो भैया लगा दो, आएगा अपने पास आएगा 6,996। तो अपन टोटल कर देंगे इसमें 1,74,910। तो अपने पास टोटल जो आएगा वो आएगा 1,81,906। इसको अपन बोल सकते हैं 1,81,910, ठीक है, ये अपन इसको बोल सकते हैं। अगर अपन नॉर्मल प्रोविजंस की बात करें तो ये वाला टैक्स तो सेम ही रहने वाला है, 112A वाला, तो ये तो सेम ही रहेगा। अब जो रिमेनिंग इनकम बचता है, कितना बचेगा अपना, रिमेनिंग इनकम बचेगा 21,68,200 माइनस 1,67,500। तो अपने पास बचेगा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अरे 1,70,60,000 लेस नहीं करना है अपन को, 18 लाख लेस करना, राइट। तो अपने पास रिमेनिंग इनकम बचेगा 3,68,200। सर इसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है ना। इसका एज कितना है, इसका एज है 61 ईयर्स, तो इसके लिए भी 3 लाख तक इसका कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि ये इंडियन का सिटीजन और इंडियन का रेजिडेंट है। ये इस साल में क्या है, रेजिडेंट है, तो उसके लिए अपना वो हायर स्लैब रेट लगता है, पता है आपको। तो इसके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 3 से ऊपर कितना है, 68,200 रुपये, इस पर अपना लग जाएगा 5%, राइट। तो अपना टैक्स आने वाला है 68,200 का /5% आएगा अपने पास 3,410 रुपये। तो अपना टोटल जो टैक्स आने वाला है वो आएगा अपना, वो आएगा 1,67,500, 1,70,910, ठीक है। इस पे अपन क्या कर देंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से अपन यहाँ पे ऐड कर देने वाले हैं। तो अपने पास टोटल आएगा 1,77,746। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1,77,750 अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अपने मिनिमम टैक्स में आ रहा है, नॉर्मल वाले स्लैब में अपना मिनिमम टैक्स आ रहा है। तो अपन कौन सा वाला टैक्स पे करेंगे, 1,77,750 अपन टैक्स पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1,77,750 अपन टैक्स पे कर देंगे। अपना आंसर बी वाला यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सही है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ पे आके अपना एमसीक्यू नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही बड़ा एमसीक्यू था, काफ़ी अच्छा खासा लेंथ का एमसीक्यू था। और ये एग्जाम में आता है तो मतलब ये मान के चलो ये 8 से 10 नंबर का तो आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। अच्छी कैलकुलेशन थी, अच्छा एमसीक्यू था और अच्छे खासे कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए हुए थे। चलिए अब हम बात करेंगे केस सिनेरियो नंबर 23 का। केस सिनेरियो नंबर 23 का अपन यहाँ पे बात करेंगे। चलिए केस सिनेरियो नंबर अपन 23 चेक करते हैं क्या लिखा है इसमें। केस सिनेरियो नंबर 23 में क्या लिखा है अपन चेक करते हैं। चलिए, मिस्टर आकाश करके एक आदमी है, हैज़ बोट ए रेजिडेंशियल हाउस वर्थ ऑफ रुपीज़ 2.5 करोड़ रुपए का उसका घर उसने खरीदा है एट साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में, ठीक है, 2019 में। एंड लेट आउट द हाउस ऑन रेंट टू मिस्टर रियाज। रियाज वो टिकटॉक वाला नहीं, कोई दूसरा रियाज है, उसको क्या किया उसने, ये घर को उसको लेट आउट पे दे दिया है। द हाउस द प्रॉपर्टी वॉज फंडेड थ्रू लोन फ्रॉम पीएनबी। उसने पीएनबी से लोन लिया है इस प्रॉपर्टी के लिए। द इंटरेस्ट ड्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू पीएनबी इज ₹25 लाख। उसका जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है इस प्रॉपर्टी पे, जो लोन उसने लिया है उसका इंटरेस्ट ड्यू है उसका 25 लाख रुपए इस साल का, और उसमें से उसने सिर्फ 20 लाख रुपए उसको रिपेमेंट किया है। पता है मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट अपना एक्रूवल बेसिस पे अपन को अलाउड होता है। आपने पे किया है नहीं किया उससे कोई कंसर्न नहीं है। ये अगर आपका एक्रू हो गया है, अगर मतलब 25 लाख आपका इंटरेस्ट एक्रू हो गया तो आपको 25 लाख पूरा अलाउड यहाँ पे होने वाला है।
मिस्टर आकाश देन टुक ए लोन ऑफ रुपीज 1.5 करोड़ फ्रॉम एसबीआई। उसने एसबीआई से 1.5 करोड़ रुपए का लोन और लिया है ऑन 1 जुलाई 2024 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन दैट हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। अब खुद के रहने के लिए अपने घर के ऊपर एक और घर बना रहा है उसका, उसने 1.5 लाख रुपए का 1.5 करोड़ क्या है, उसने एक लोन और लिया है। द कंस्ट्रक्शन इज इन प्रोग्रेस एज ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को कंस्ट्रक्शन अभी तक प्रोग्रेस में था, मतलब अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अपन को अभी अलाउड नहीं होने वाला, क्योंकि वो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट रहेगा। और जब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी, जिस साल में अपन क्या करेंगे ना, टोटल जो अपना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे और अपने आगे आने वाले सालों में उसका डिडक्शन लेते रहेंगे। तो अभी इसका डिडक्शन अपन को नहीं मिलने वाला है। मिस्टर आकाश स्टार्टेड रिपेइंग EMI ड्यू टू SBI। SBI की जो EMI ड्यू होती है वो आकाश ने पे करना शुरू कर दिया है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 ही रिपेड प्रिंसिपल अमाउंट, उसने इतना प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट किया है, कितना 25 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। 25 लाख तो किया PNB को रिपेमेंट किया जो पुराना लोन चल रहा था, और 5 लाख रुपए भी SBI वाले को रिपेमेंट किया है रेस्पेक्टिवली। ही आल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 8 लाख टू SBI। उसने SBI को 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी पे किया है। आउट ऑफ 10 लाख रुपीज को 10 लाख का ड्यू हुआ था उसमें से उसने 8 लाख रुपए उसने रिपेमेंट कर दिया है। तो अपन को यहाँ पता है किसी का भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अपना हाउस प्रॉपर्टी बन के अभी तैयार नहीं हुआ है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर दैट पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। मिस्टर आकाश ऑन अनदर हाउस इन हरियाणा। उसका हरियाणा में एक और घर है। ही ट्रांसफर दैट हाउस टू हिज माइनर डॉटर मिस सिया। मिस सिया को उसने क्या किया, वो घर को ट्रांसफर कर दिया है, वो बिना किसी कंसिडरेशन के उसके बर्थडे पे उसको ट्रांसफर कर दिया है। मिस सिया गिव द सेड हाउस टू द लोकल पंचायत फ्रॉम सितंबर 2024 एट द रेट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। मिस सिया ने क्या किया, वो बहुत होशियार बच्ची है, उसने क्या किया ना, जो पंचायत ऑफिस होता है उसको क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया अपना घर 5,000 रुपये पर मंथ में। अब मेरी बात समझना, अपने एक सेक्शन पढ़े थे, सेक्शन नंबर 27, उसका नाम क्या था, डीम्ड रेजिडेंट, सॉरी डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब अगर आपने अपने प्रॉपर्टी किसी माइनर बच्चे को ट्रांसफर करी है तो आप उसके डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे, और जो प्रॉपर्टी से इनकम आए वो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो इस केस में क्या होगा ना, मिस्टर जो आकाश है वो क्या माना जाएगा, इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा, क्योंकि इसने विदाउट कंसिडरेशन अपने बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, और जो इनकम आएगा वो अपने मिस्टर आकाश के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। मिसिज आकाश मतलब आकाश की पत्नी, जिसका टोटल इनकम है वो असेसमेंट ईयर 25-26 का वो ज्यादा है मिस्टर आकाश से भी, मिस्टर आकाश से भी ज्यादा है। तो क्या सर यहाँ पे अपन ये दिमाग लगाएं क्या कि मिसिज आकाश का इनकम ज्यादा है तो उसके हाथ में बच्चे की इनकम क्लब कर देते हैं? आंसर इज नो। क्यों? ऐसा क्लबिंग में लिखा है, बट अपन को स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो अपने माइनर चाइल्ड को, और उससे उसके केस में आप क्या माने जाओगे, उसके डीम्ड ओनर मान लिए जाओगे, और वहां से जो भी इनकम आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पे ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा कि भाई मिसेज आकाश की इनकम ज्यादा है तो मिस्टर आकाश के हाथ में क्लब नहीं करते हैं बच्चे की इनकम को, मिसेज आकाश के हाथ में क्लब करते हैं, ऐसा यहाँ पे प्रोविजन नहीं लगेगा। दिस ईयर इज द फर्स्ट ईयर व्हेन मिस सिया हैज एनी सोर्स ऑफ इनकम। मिस सिया का कोई इनकम होता है, उसका पहला साल है उसकी बच्ची का। Mr. Akash bought electric vehicle worth rupees 50 lakh on the loan from BSM Bank which is sanctioned on 1st April 2022। 1 अप्रैल 2024 को उसका लोन सेंक्शन हो गया। उसने 50 लाख की क्या खरीदी, एक गाड़ी खरीदी है इलेक्ट्रॉनिक वाली, ईवी खरीदी है उसने 50 लाख रुपए का, ठीक है। ईवी उसने 50 लाख का खरीदा है, तो उसने लोन लिया है BSM बैंक से, जो 1 अप्रैल 2022 को क्या होता है, सेंक्शन हो गया था। पता है अपन को 80EEB मिलता है यहाँ पे, ईवी के लोन के अगेंस्ट में अपन को 80EEB मिलता है। ये कब मिलता है, अगर अपना लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर अपना लोन सेंक्शन होता है, अगर बीच में लोन सेंक्शन होता है, तब अपन को उसका जो लोन का इंटरेस्ट आएगा उसका अपन को क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। BSM बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7 लाख ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। इस साल का उसका ब्याज कितना था, 7 लाख रुपए था। तो अपन को 80EEB मिल जाएगा इसके केस में। सर 7 लाख पूरा डिडक्शन मिल जाएगा क्या? आंसर इज नो। 80EEB का लिमिट, 80EEB का लिमिट कितना है, ये है अपना 1.5 लाख रुपए, राइट। 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, तो अपन को 7 लाख में से 1.5 लाख का रिडक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। मिस्टर आकाश इज आल्सो टेकन लोन फ्रॉम ABC बैंक। इसने बहुत सारे लोन ले रखे, ठीक है। मिस्टर आकाश ने एक और लोन ले रखा है ABC बैंक से अपनी बच्ची के हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। उसका वो इंटरेस्ट पे करता है 50,000 रुपए पर एनम का, 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे करता है टू ABC बैंक। ही आल्सो पेड मेडिक्लेम ऑफ रुपीज 20,000 टू न्यू इंडियन इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंश्योरिंग हेज हेल्थ। खुद की लाइफ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए इसने क्या करा, एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखा है। तो ये जो 20,000 रुपए है इसको रिडक्शन मिल जाएगा 80D में। जो 50,000 हायर एजुकेशन के लिए लोन का रीपेमेंट करा है इंटरेस्ट का, उसका इसको रिडक्शन मिल जाएगा 80E में, अगर इसे नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करता है तो।
अब मेरी बात सुनना, मिसिज आकाश ऑन ए शॉप ऑफ 2 स्क्वायर फीट एरिया इन गुड़गांव। मिस आकाश का क्या है ना, जो उसकी पत्नी है उसका एक दुकान है 200 एकड़ का गुड़गांव में, जो उसने क्या किया उसको रेंट पे दे रखा है मिस्टर विशाल को, जो अक्टूबर 2024 में दिया था उसको रेंट में 60,000 रुपये पर मंथ में, ठीक है। हु गिव हेर एन इंटरेस्ट ऑफ फ्री डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपए। अब मिस्टर विशाल ने क्या किया ना, उसको भाई पता है डिपॉजिट देना पड़ता है अपन को दुकान के लिए पहले, तो उसको डिपॉजिट दिया 1.5 लाख रुपए का, उस पर वो ब्याज पे नहीं करेगी मिसिज आकाश विशाल को। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी डिपॉजिट पे ब्याज पे नहीं करता है। तो ये क्या उसने इंटरेस्ट पे उसको डिपॉजिट दिया 1.5 लाख रुपए का। आपको इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या करना है ना, नीचे के एमसीक्यूज के आपको आंसर देने हैं। पहला एमसीक्यू क्या लिखा देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B टू मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश को कितने इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा हाउस प्रॉपर्टी एड में। अब मेरी बात समझना, जो ये एसबीआई का पे किया है ये तो अभी घर बन के तैयार ही नहीं होता, इसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक इसने इंटरेस्ट पे किया हाउसिंग के लिए, एक जो किया ये 25 लाख का, जो इसका ड्यू हुआ था उसने इससे ओनली 20 लाख रुपए पे किया है। तो उनको पता है ड्यू से अपन को पे से मतलब नहीं है, अपन का कितना इंटरेस्ट ड्यू है उसका अपन को रिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन को 25 लाख का रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे अपन को 25 लाख का रिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि अपना प्रॉपर्टी कौन सा है, लेट आउट वाला है। तो अपन को अनलिमिटेड यहाँ पे इंटरेस्ट का रिडक्शन अपन को मिल जाने वाला है। चलिए सर, अगर 115 बीएससी फॉलो करता है तो 115 बीएससी में भी अनलिमिटेड मिलता है, पता है। ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में वहाँ पे है कि आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलता है, बाकी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा 25 लाख रुपए। What is the amount of deduction permissible to Mr. आकाश अंडर चैप्टर 6A। चैप्टर 6A में उसको कितना डिडक्शन मिलने वाला है अगर वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करता है तो, ठीक है। तो कितना मिलेगा, एक तो पता है आपको, उसने हाउसिंग लोन रिपेमेंट किया है, हाउसिंग लोन रिपेमेंट करते तो उनको 80C मिलता है। तो यहाँ पे उसने 30 लाख का साल रिपेमेंट किया था, उनको मैक्सिमम 80C मिलने वाला है 1.5 लाख रुपए, राइट। तो 1.5 लाख अपन को 80C मिल जाएगा, एक को अपन को 80EB मिल जाएगा, EB वाला 1.5 लाख का, 80D मिल जाएगा, मेडिक्लेम 20,000 रुपये का, और ये अपना ये 50,000 का बेटी का जो पढ़ाने के लिए हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसके तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो अपन को 50,000 इसका मिल जाएगा। तो अपन को मिलेगा 1.5 लाख, ये 1.5 लाख, ये 3 लाख, 3 लाख 50,000, 3,70,000 अपन को 80 ये क्या बोलते हैं अपना सेक्शन 80 सीरीज का अपन क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। चैप्टर 6A का अपन को रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा 3,70,000, राइट। इज नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉप लेट आउट ऑन रेंट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इफ सो अंडर विच हेड ऑफ इनकम वुड बी सेम विल बी टैक्सेबल। अब मेरी बात समझना, जो मिस्टर विशाल ने क्या किया है ना, यहाँ पे मिस्टर विशाल ने मिसिज आकाश को क्या दिया है, ये रेंट ये टैक्स इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट दिया है। क्या इसका जो इंटरेस्ट आएगा नॉशनल वाला, मतलब जो भी अपन रेट देख लेंगे मार्केट में क्या रेट चल रही है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट आएगा क्या वो टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना, जो अपन डिपॉजिट देते ना किसी को उसका इंटरेस्ट कभी टैक्सेबल नहीं होता भाई। अपन ऐसे मान लो इसको अपने इंटरेस्ट पे डिपॉजिट दिया है, अब गवर्नमेंट बोलती है मैं तो इंटरेस्ट मानेंगे इस पर 10%, और जो इंटरेस्ट आएगा उस पर अपन टैक्स लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट पे अपना टैक्स नहीं लगता है। ओके चलिए, इज वोज हैंड वुड सियास रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एट हरियाणा बी टैक्सेबल, और हाउ मच इनकम वुड बी टैक्सेबल। जो घर ट्रांसफर किया है, किसने ट्रांसफर किया है, मिस्टर आकाश ने सिया को, तो क्या वो इनकम मैंने कहा ना उसका ज्यादा है मिसेज आकाश का, फिर भी मिसेज आकाश का वो इनकम क्लब नहीं होने वाला, क्योंकि एज पर सेक्शन 27 मिस्टर आकाश के आदमी इनकम टैक्सेबल होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो जहाँ पे मिसेज आकाश दिख रहा है वो अपना आंसर गलत है, मिस सिया के आदमी टैक्सेबल होगा ही नहीं। अब बी और डी में से अपन को देखना है कौन सा वाला सही है। तो पता है मिस्टर आकाश के आदमी इनकम टैक्सेबल होगा, उसका इनकम कितना था 5,000 पर मंथ वो रेंट लेती है, और सितंबर से उसको रेंट पे दिया है, तो उसने 7 महीने पर रेंट दिया है, ठीक है। तो 5,000 इंटू 7 महीने का उसको रेंट आया है 35,000 रुपये, इसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो अपना इनकम रहेगा 35,000 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो अपना आएगा 24,500 अपना इनकम टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आकाश। तो अपना कौन सा वाला आंसर सही है, अपना बी वाला आंसर यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए यहाँ पे आके अपना एमसीक्यू नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आके अपना एमसीक्यू नंबर 23 भी कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 24 और 25 का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इनको वापस रिवाइज करिए, प्रोविजन को पढ़िए, और जहाँ आपको दिक्कत आ रही थी यहाँ पे इस प्रोविजन को याद करने में, रिमेंबर करने में जहाँ दिक्कत आ रही थी, जहाँ पर भी दिक्कत आ रही थी वहाँ पर आपको क्या करना है, इसको वापस एक बार आपको रिवाइज मारना है, राइट। चलिए।